नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं एनसीपी की। महाराष्ट्र का राजनीतिक ड्रामा अपने चरम पर है। अजीत पवार ने स्पष्ट लहजे में शरद पवार को नसीहत दे दी कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, आपको रिटायरमेंट लेकर हमें आशीर्वाद देना चाहिए। और इसी के साथ अजीत पवार ने पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया। उधर भतीजे की बगावत से खफा चाचा शरद पवार हथियार डालने के मूड में नहीं है। आज दिल्ली में शरद पवार के आवास पर एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं कांग्रेस की ओर से इस टूट पर बड़ा बयान भी सामने आया। राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि शरद पवार ने बेटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में और लोगों को दूर कर दिया। दोनों दलों की तरफ से जोर आजमाइश जारी है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी शरद पवार बाजी पलटने में कामयाब होंगे। दिल्ली पहुंची महाराष्ट्र सियासी ड्रामे की जंग। वर्किंग कमेटी के साथ सीनियर पवार की बैठक। क्या बेटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में एनसीपी में हुआ दो फाड़? हथियार डालेंगे शरद पवार या बाजी अभी बाकी है? राजनीति के छत्रप कहे जाने वाले एनसीपी के मुखिया शरद पवार को उनके भतीजे ने जोर का झटका जोर से दिया है। अजित पवार ने स्पष्ट शब्दों में बगावती तेवर अख्तियार करते हुए अपने चाचा को नसीहत दे दी है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, राजनीति से संन्यास लीजिए और हमें मौका दीजिए। उधर बैठकों के जरिए अपनी अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है, जबकि पार्टी के नाम और चिन्ह पर कब्जे को लेकर दोनों धड़े चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। अजित पवार ने शरद पवार को हटाकर खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है, लेकिन शरद पवार अपने भतीजे की इस बगावत के खिलाफ पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बगावत करने वालों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। शरद पवार ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलावा राष्ट्रीय कार्य समिति, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्य पार्टी अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में 8 प्रस्ताव पारित हुए। सभी ने शरद पवार के नेतृत्व पर भरोसा जताया। 9 विधायकों के निष्कासन के फैसले पर भी सभी ने अपनी सहमति जाहिर की। वहीं बगावत करने वाले नेताओं पर एक्शन भी लिया गया है। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि वो आज भी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका हौसला अच्छा था और पार्टी को ठेस हटाने का काम कुछ साथियों ने किया। इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो गई। इससे मैं कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जो कोई डिसीजन हम लोगों ने लिए ये आप लोगों को शायद बताए होंगे। आपको कुछ सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इफ यू वांट एनी क्वेश्चन। लेकिन अजित पवार गुट ने शरद पवार गुट की बैठक को गैर कानूनी करार दिया। अजित पवार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि शरद पवार ने जो बैठक बुलाई है वो गैर कानूनी है, एनसीपी के प्रतिनिधित्व को लेकर विवादित ईसीआई के अधिकार क्षेत्र में है और इसीलिए पार्टी के अंदर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। बैठक में लिए गए फैसले मानने के लिए कानूनी तौर पर कोई भी बाध्य नहीं है। उधर एनसीपी में दो फाड़ के बाद महाविकास अघाड़ी की एकता पर भी संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कह दिया है कि शरद पवार का पार्टी संचालन सही नहीं था और बेटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में इन नेताओं को दूर कर दिया। जबकि शिवसेना उद्धव गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट के कई विधायक वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि पार्टी तोड़कर उन्होंने गलत किया। ये जो कड़वाहट दिखाती है कि इतने साल से जो कड़वाहट चल रही थी, अब हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों। शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा।
लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट भी होने के बावजूद भी एक राज्य की राजनीति पे इस पर असर पड़ता है। तो इसलिए मैंने कल कहा था कि ये स्प्लिट रियल है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे हुआ ये स्प्लिट और बहुत कड़वा स्प्लिट है। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे। प्रफुल्ल पटेल ने जो भी धमकी दी है कि अगर मैं अपना आत्मचरित्र लिखूंगा तो आपकी मुश्किल हो जाएगी, बहुत दुख लगा है कि इतने साल से ये सब लोगों को उन्होंने बिल्कुल जमीन से उठा के ऊपर इतना बड़ा नेता बनाया था, अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि राजनीति में माहिर माने जाने वाले शरद पवार क्या भतीजे से गच्चा खा गए? क्या अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को राजनीति की पिच पर क्लीन बोल्ड करने वाले शरद दा भतीजे अजीत की गेंद में कैच आउट हो गए? सवाल तो कई हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि शरद पवार ने बेटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में और लोगों को दूर कर लिया। एनसीपी में हुई टूट पर यह कांग्रेस का पहला बड़ा बयान है। इससे पहले पार्टी लगातार पवार के पक्ष में खड़े होकर अजित पवार और बीजेपी को एनसीपी विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। खैर, अब अजीत पवार सत्ता की नाव पर सवार हो चुके हैं। ऐसे में हालात एक बार फिर वही दिखाई दे रहे हैं जो इससे पहले महाराष्ट्र की जनता शिवसेना को लेकर देख चुकी है। सियासी ड्रामा चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जहां तो चाचा और भतीजे के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर जंग लगातार जारी है। दोनों ही दलों के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ शरद पवार बैठक कर खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस बैठक पर ही अजित पवार की ओर से सवाल खड़े कर दिए गए और कहा गया कि यह बैठक तो गैर कानूनी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चाचा और भतीजे की फाइट है, राइट कौन है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से मेरे साथ डॉक्टर महेश वर्मा जी जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। गणेश मुले पाटिल साहब हैं, प्रवक्ता एनसीपी हमारे साथ जुड़े हैं। और शिवसेना उद्धव को रिप्रेजेंट करने के लिए विजय कृष्ण जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और राजनीतिक विश्लेषक हरीश भारद्वाज जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मैं गणेश मुले साहब आपसे ही करना चाहूंगा। इस बार बाजी कैसे पलट पाएंगे शरद पवार साहब? देखिए, थोड़ा वक्त दीजिए शरद पवार साहब को। सब बाजी पलटने का ही हम लोग प्लान बना रहे हैं। आज आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरह से पार्टी बेरर की मीटिंग हो गई, उनमें से कम 90% हमारे पार्टी बेरर थे। उन्होंने 8 रिजर्वेशन पास किए हुए। और आप सबको मालूम है, थोड़ा सा वक्त दीजिए और जल्दबाजी ना कर दिए। मैं पत्रकारों से और सभी पत्रकारों से विनती करता हूं कि थोड़ा सा सब्र रखो, आपको बाजी पलटी हुई दिखाई देगी। अजित पवार साहब तो कह रहे हैं कि बैठक गैर कानूनी है, इस बैठक का कोई औचित्य ही नहीं है। देखिए, उनके बयान का हमारे सामने कुछ इतना महत्व नहीं है। अभी वो गए हैं, ये बात तो वो भी कह रहे हैं कि आप लोगों के बयान का उनके सामने कोई महत्व नहीं है। हमारा नहीं, उनका बयान का हमारे सामने कोई महत्व नहीं है। आप जरा सुनिए हम क्या कह रहे हैं। अब उसका ये मत कहिए, जो हम कर रहे हैं उसका ही महत्व है, वो क्या कह रहे हैं उसका कोई महत्व हमारे सामने नहीं है, ना किसी के सामने। अगर उनको खुद को महत्व प्राप्त करने के लिए वो ऐसे बयान करे, उसके मैं आपसे सबसे विनती करता हूं कि उनसे कृपया दुर्लक्ष्य कीजिए, उनको नजरअंदाज कीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको नजरअंदाज करें। और अजीत पवार साहब कह रहे हैं कि अब कब तक अकेले पार्टी संभालिएगा, दूसरों को भी तो मौका मिले। अरे जब तक हमारे दिल में जान है, जब तक जान में जान है, तब तक हम लोग संभालेंगे। और उतना एक स्ट्रांग है हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब। वो उनकी तकलीफ है ना, वो हमारी तकलीफ ये मत करो। खुद की अभी तकलीफ का क्या हो रहा है वो ये सोचो। अभी छगन भुजबल साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। अरे देखिए भाई साहब, वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में मैं क्यों सोचूं। अभी हम जो कह रहे हैं वो ही कर रहे हैं कि हमारी पार्टी अभी चुनाव आयोग में क्या जा रही है और हम कोर्ट में भी गए हुए हैं। और आप जरा थोड़ा सा सब्र रखिए, कुछ दिन में आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल, जो मौजूदा हालात, जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है वो तो देश की जनता के सामने आना ही चाहिए और आ भी रहा है। लेकिन सवाल यही है कि कौन सही है। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार जिस पार्टी के अध्यक्ष है वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सच है और असलियत है। बाकी कोई क्या कह रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी,
क्या आप इस बात को मानते हैं कि बेटी मोह की वजह से पार्टी में ये हाल हो गया है? जी देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि अभी तक मोदी साहब ने अजीत पवार जी को बधाई क्यों नहीं दी है, क्योंकि वो तो हर एक नेता को बधाई देते हैं जो जीत जाते हैं उनको। आप देखिए कि लगातार जो है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं, लगातार कहते आए हैं अजीत पवार जी के लिए 7,000 करोड़ का घोटाला और बहुत सारा। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो घोटाला अब उसकी जांच होगी या नहीं, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। अब जनता जो है, जनता ने भरोसा जिस तरीके से शरद पवार पर जताया, देखिए ये जाहिर तौर पर साफ दिख रहा है कि लगातार जिस पार्टी के खिलाफ ये बोलते आए हैं उन्हीं को पार्टी में शामिल कर लिया। वहीं दिवंगत नेता जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कहते आए हैं कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता हूं जो जोड़ तोड़ से बनी हो। तो ये अपनी ही पार्टी के नेताओं की नीतियों पर नहीं चल रहे हैं, ये अपनी ही राजनीति कर रहे हैं। कोई किसी दूसरे दल का नेता साथ छोड़कर जाता है तो उधर आपको कमी नहीं दिखती? देखिए, ये तो सब कुछ दर्शक भी देख रहे हैं, जनता को भी समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहे ये लोटस जो कहते हैं एक आंदोलन, इन्होंने एक नई शुरुआत करी है राजनीति में कि हम तो ऐसा करके जोड़ तोड़ के राजनीति शुरू कर देते हैं। तो ये इनका काम जो है वो हर जगह है, वो महाराष्ट्र के अंदर भी है, वो गोवा के अंदर भी, वो हरियाणा के अंदर हर जगह दिख रहा है किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान साहब भी मिले हुए हैं क्या बीजेपी से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर एक नेता का अपना एक वक्तव्य होता है, उनकी इच्छा थी, उन्होंने जो मीडिया में जो बोलना था वो बोल दिया, उनकी अपनी। लेकिन पार्टी का यही है, पार्टी का पूरी तरीके से समर्थन है। महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, वो सारी चीजों को नजदीक से देखते हैं, तो उनको अगर इस बात का एहसास है कि शायद पार्टी का संचालन जिस ढंग से किया जाना चाहिए था, शरद पवार साहब उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और ये सारा कुछ हुआ बेटी मोह के चलते। नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी, उन्होंने कहा वो ठीक है, सबने सुना भी है, लेकिन राहुल गांधी जी, देखिए शरद पवार जी जो है, गलत बयान है पृथ्वीराज साहब का? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा गलत बयान है, ये उनका अपना बयान है। वो पार्टी के नेता है, पार्टी के नेता है, ये कहकर पल्ला झाड़ा जा सकता है क्या कि भाई उनका निजी बयान है? नहीं, अगर उनकी तरफ से ये बात कही गई कि भाई ये बेटी मोह के चलते इस तरह की स्थिति हुई है, देखिए ठीक है, अगर उनका अपना बयान है, लेकिन पार्टी का यही है कि पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है जो हुआ शरद पवार के साथ है। बिल्कुल विपक्षी एकता जो है एकजुट है। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्षी एकता एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि विपक्षी एकता जिस तरीके से बैठ के हुई और तब से इनके यहाँ भाजपा में हेडक्वार्टर में खलबली मच गई है और ये जानबूझकर इस तरीके से जितनी पार्टियां रही उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश और भी बढ़ रही है, जिस तरीके से ये भी लगातार बैठ के कर रहे हैं, तो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेता जो हैं वो डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी सबके सामने कहते हैं डरो मत, और ईडी सीबीआई से बिल्कुल मत डरो, खुलकर सामना करो। 55 घंटे तक सीबीआई ईडी ने राहुल गांधी जी से इंक्वायरी की, पूछताछ की, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ये तो 9 साल से रहे हैं सत्ता में, इनको करनी चाहिए थी कार्रवाई समय पर, लेकिन नहीं। आपने कहा कि आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि डरो मत, डट कर सामना करो। खबरें तो ये भी हैं कि अशोक चव्हाण साहब भी शायद बीजेपी के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द नहीं, ये सब अटकलें, अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नेता डरता नहीं है वो विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। अजीत पवार जैसे लोग जो हैं, गद्दार लोग जिसे कहें कि विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं है, वो सत्ता के लालच में इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता है जो विचारधारा से जुड़े हुए, वो ऐसा कभी भी नहीं करते। चले ठीक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन महेश वर्मा साहब, सीधा आरोप यही लगाया जा रहा है कि सारे खेल के पीछे बीजेपी है और बीजेपी की यही पॉलिटिक्स रही है, घर तोड़ने की, पार्टी तोड़ने की। कहते हैं बयान में तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन पूरी पार्टी खा जाते हैं। यह आरोप सुप्रिया सुले की तरफ से। सुप्रिया सुले जी के बयान का कोई मैं मतलब निकालूं या आपके दर्शकों को उसका मतलब समझ में आए? कुछ जग जाहिर है कि आज की डेट में उनके भाई या उनके साथ जुड़े हुए लोग इतने बरसों से, या वो प्रफुल्ल पटेल जी हो, छगन भुजबल जी हो, या उनके अपने बड़े भाई अजीत पवार जी हैं, उनको क्यों छोड़े, इसका जवाब देना चाहिए उनको, बजाय कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए और भारतवासियों के लिए, और हम सब को इस बात पे गर्व करना चाहिए कि पहली बार हम विश्व गुरु की राह पर कहीं अग्रसर हुए हैं। तंजानिया में IIT खोला जाएगा और पूरा अफ्रीकी महाद्वीप के जितने भी देश हैं
वहां से कहीं भारत का जो एक परचम है गुरु का, जी, उसके जरिए हम कहीं वो एक अपना खोया हुआ वो मान सम्मान प्राप्त करेंगे। दूसरी बधाई के पत्र है हम सब भारतवासी कि आज अमेरिका ने और अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये माना, विश्व में जो है भारतवासी जो वर्ड है, भारत को मानने वाले और भारत को सम्मान देने वाले। वर्मा साहब, आज हम भारत के मान सम्मान पर बात नहीं कर रहे हैं ना। आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, ये किसी एक दल की तरफ से आरोप नहीं लगता, तमाम वो दल, अभी शिवसेना प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा, उनका भी ये निशाना होगा। जो नागपुर से आया होगा आपके पास, ये लाइनें बोलनी है। देखो, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ किसी की डिबेट में, मैं बहुत शांति और नहीं, बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए करने वाला व्यक्ति जी। मेरा सिर्फ आपका आग्रह है कि जब मेरी बात खत्म हो जाए आप बोल लीजिए। आज कुछ कमोबेश जो है, जो भारत के प्रति देश दुनिया को गुमान हो रहा है, हमें गुमान हो रहा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति है, रीति है, नियत है। कोई सजा या अभी नेतृत्व नहीं कर रहा है किसी का, कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार का आरोपी नेतृत्व नहीं कर रहा है, कोई परिवार नेतृत्व नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो नेताओं दिखाई दे रहा है। और जमीन जब कहीं टिकती हुई नजर आई, शरद पवार जी जैसे नेतृत्व के अब उसमें वो करिश्मा नहीं बचा हुआ है। शरद पवार जी ने राजनीति कभी अपने पे की नहीं, हमेशा तोड़ तोड़ के की। अब सवाल ये है कि जब उनके पास वो भी नहीं बचा, तो आखिर में अजित पवार जी उस पार्टी को उनको लेकर तक कहाँ तक लेके जाते। और राजनीति से अगर देखा जाए तो इस देश में जितने भी क्षत्रप हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप, वो सारे परिवार जुड़े हुए हैं। और ये घटनाक्रम यहाँ पे दोहराता है। महाराष्ट्र का घटनाक्रम पूरे देश में पाटिल साहब की राजनीति जो है कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, बिहार में दिखाई दे, जहाँ एक परिवार जो है एक राजनीति को चलाता है। आप देखिए ना, कांग्रेस जो है एक परिवार की राजनीति नहीं है तो और क्या। कश्मीर में देखिए, 5 परिवार मिलकर जो है पिछले 70 साल से राज कर रहे थे। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है सर? पीयूष गोयल कौन है? उनके बारे में भी 2 शब्द बोल दीजिए। मैं आऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। प्राप्त कर सके जी, तो ये तो इनकी हालत है। अगर इनको आईना दिखाना है और इनको समझाना है, ठीक है कि आज राहुल गांधी को पूजे, लेकिन हम तो कानून के नजर में सजा याफ्ता अपराधी हैं। आज लालू यादव पूजने वाला पूजे। चलिए हम महाराष्ट्र पर फिर वापस चलते हैं। मेरा वहीं से जुड़ा सवाल है, क्या महेश वर्मा जी, एनसीपी आपकी नजर में भ्रष्ट पार्टी है जी? क्या बीजेपी की नजर में एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है? स्वाभाविक है। आप देखिए ना, कांग्रेस है, आप दूसरी तरफ आप देखिए आरजेडी है, देखिए टीएमसी है। नहीं तो विपक्ष यही तो सवाल पूछ रहा है कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं वही नेता जब बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो कौन सी लॉन्ड्री में उनको धो देते हैं। 8 साल से जिस केस को सोनिया और राहुल गांधी की उलझा के रखी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए और कुछ नहीं हुआ जी के खिलाफ अगर इन्होंने ये कर दिया तो सड़क पे उतर गए। भ्रष्टाचार के मामले में आरोप रखने के बाद कि हाँ नेता ऐसे हुए क्योंकि इस्तीफा दे के उन्होंने मिसाल कायम किया इस देश में। और ये पहला व्यक्ति होगा जो कि आरोप दाखिल होने पे ईडी के पूछताछ के मामले, भ्रष्टाचार के मामले पे अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि सड़क पे उतरो, बसों को जलाओ, दंगा फसाद करो। ये देश की जनता देखिए साहब, अब ये राजनीति रही। चले ठीक है, लेकिन देश की जनता जो सवाल पूछ रही है उम्मीद करेंगे कि उसका स्पष्ट जवाब भी उन तक पहुंचे। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। पाटिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं विजय कृष्ण साहब आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर जी आपके पास। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो हमें अभी जो सुनाया है उसके ऊपर मैंने कहा था, जब रोम जल रहा था ना तब फिडेल है ना वो फिडेल बजा रहा था, ऐसी उनकी बात है। अभी बात मध्य प्रदेश में उनके ही एक कार्यकर्ता ने क्या किया, पेशाब किया उसके मुंह पे और वीडियो बनाया है। ये हमारा देश जल रहा है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इनको इतना परिवारवाद से क्या परहेज है? खुद के पार्टी में इतने परिवारवाद है, उनको वो देखा ही नहीं देता है, हमारे पार्टी में देता है। नहीं तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि परिवारवाद कोई बुराई नहीं है, ठीक है?
पार्टी पर किसी एक परिवार का कब्जा होना चाहिए। करता हूँ ऐसा बात ना, अगर उसमें परिवार में अगर अच्छे कार्यकर्ता होंगे, उनको समझ में लाए, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? नहीं तो वो काबिलियत बेटी में ही दिखना जरूरी है, बेटे में दिखना जरूरी है, या भतीजा भी उस काबिल हो सकता है? पाटिल साहब, पाटिल साहब, ऐसी वो खूबी और पार्टी के दूसरे नेताओं में क्यों नजर नहीं आती जो एड़िया रगड़ कर रह जाते हैं? यही तो चिंता जाहिर की कि 40 साल से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। देखिए मैं भी पार्टी में 24 साल हूँ, 24 साल हूँ, कुछ ना कुछ तो कमियां तो मुझ में रहेगी ना। हर इसमें कुछ ना कुछ तो भी कमियां होती है। अगर वो उनके परिवार में आए तो वो उनका प्लस पॉइंट है, और वो स्वीकार कर दे। अगर आपको देखना है उनके, अगर जनता के ऊपर निर्भर छोड़ देना, नहीं तो स्वीकार कीजिए, खुलकर बोलिए, एनसीपी परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी पार्टी नहीं है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं छोड़ उनकी बात को ये कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है वो परिवारवादी पार्टी है तो लोगों के ऊपर छोड़ दो, लोग उनका फैसला करेंगे। ये फैसला करने वाले कौन है? तो सवाल तो यही अजीत पवार ने उठाया है कि क्या नेतृत्व करने की क्षमता पार्टी के दूसरे नेताओं में नहीं होती, परिवार के ही सदस्यों में होती है, बेटा बेटी में? आपको लगता है कि बेटा बेटी में ही वो खूबी होती है, नेतृत्व क्षमता? बाकी पार्टी के कार्यकर्ता जो दरी चादर खींचते काम करते हैं, नेतृत्व क्षमता होती है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये परिवारवाद का विषय छोड़ दीजिए, लोगों के ऊपर वो सब डिसाइड करने, वो उस पर निर्भर करने दे। लोग सोचेंगे क्या करना है, नहीं क्या करना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर देश में क्या चल रहा है वो पहले उसके ऊपर। भाई साहब, घर आपका टूट रहा है, सुनिए, घर आपका टूट रहा है, पत्थर आप दूसरों पर फेंक रहे हैं, आप बिल्कुल आरोप लगाइए, फेंक रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि कुछ कमजोरियां तो आपकी भी रही होंगी ना? यूं ही कोई बेवफा तो नहीं होता। हर किसी में कमजोरियां। अरे पाटिल साहब, कोई ऐसे ही बेवफा तो नहीं होता ना। अजीत पवार साहब उन्हीं परिवार का हिस्सा है। के लिए मौका दिया। अगर इनके ऊपर, खुद के ऊपर अगर विश्वास है तो वो जनता के सामने जाओ ना, कि दूसरे पार्टियों से क्यों विधायक ले रहे हैं? तो आप मान रहे हैं कि अजीत पवार ने गद्दारी की है? गद्दारी की है, ठीक है, मानता हूं मैं विजय कृष्ण साहब आपके पास आऊंगा। आप क्या कहेंगे? एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले एक मैं रिएक्शन आपका विजय जी जरूर लेना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, संख्या बल का अपना अलग महत्व होता है। दावे आप खूब करते रहिए, दावे तो आपकी पार्टी ने भी उस वक्त ये थे कि हमारे पास संख्या बल है। अंत में नतीजा क्या हुआ? और अजित पवार तो कह रहे हैं कि बाकायदा पूरा अध्ययन किया गया। छगन भुजबल ने कहा कि पूरा अध्ययन किया गया और उसके बाद हमने कदम उठाया। विजय कृष्ण जी, नमस्ते सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। अब देखिए, प्रथम विषय हम ये देखना चाहिए, एक साल पहले जी शिवसेना के साथ धोखा हुआ है। ईडी और सीबीआई के डर दिखाकर ये अनैतिक सरकार जो बीजेपी है, शिंदे बीजेपी है, हमको धोखा दिया है। हमने उसको सह नहीं पाया है। एक हमको मालूम है मानसून हर साल आती है, ऐसा ही उनका सीजन आ गया है। आज एनसीपी को निशाना करके इसको भी छोड़ दिया है। कारण है कि पटना में आप देखिए विपक्ष समावेश विजयवंत हुआ है। सभी लोग इकट्ठा होकर ये अनैतिक भाजपा सरकार जो है केंद्र में एक नियंत्रित्व पालन कर रहा है बिना सोच के। मैं खंडन कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पंत प्रधान को ही निशाना दे रहा हूं। जो जन्म लिया वादनगर में, उसका पूर्ण नाम है अनंतपुर। ये अनंतपुर में जन्म लिया पंत प्रधान जी बहुत 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 गलती कर रहे हैं। प्रजातंत्र व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कहते एक जो लोग आप कहते हैं भ्रष्टाचारी है, जैसा प्रफुल्ल पटेल जी है, भुजबल जी है, क्या हम आदर्श सोसाइटी क्या भूल गए हैं? कारगिल अमर वीरों के लिए कारगिल, क्षमा कीजिए वर्मा जी, आपको कर्मा लेना ही पड़ेगा, कर्मा लेने ही पड़ेगा। क्षमा कीजिए, थोड़ी देर के रुकिए, मैं बहुत नाराज हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास संख्या बल भी है, लेकिन आज भी ईडी के डर दिखाकर आप अजीत पवार जी को लाए हैं। आदर्श सोसाइटी स्कैम में क्या प्रफुल्ल पटेल जी का नाम नहीं आया? क्या प्रफुल्ल पटेल जी का नाम एविएशन स्कैम में नहीं आया है? मैं पंत प्रधान जी यही कहना चाहता हूँ,
आप आके दक्षदान किया है जो बाइडेन को, तिलादान दिया है, महाराष्ट्र से गुड़ दान दिया है, चंदन दान दिया है, दही दान दिया है, सब दान दिया है, लेकिन हिंदू मेथियों का मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, वो लोग पिंड प्रदान कर रहा है। आप मन की बात में या बाहर में एक बात भी नहीं खोला है, लेकिन महाराष्ट्र में एक हादसा हुआ है बुलढाना में, तुरंत आपने चिंता व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि व्यक्त किया, अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर में हत्या किए गए लोगों पर क्यों आप मुंह नहीं खोला है? जब हम विपक्ष प्रजातंत्र व्यवस्था तरीक से हम इकट्ठा होकर हम जनता के पास जाने तय किया है, आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? प्रजातंत्र व्यवस्था को हत्या किया है। मैं कह रहा हूँ ये आके चले बिल्कुल, लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर उठते हैं ना विजय कृष्ण साहब, क्योंकि लोकतंत्र प्रजातंत्र की याद तब आती है जब खुद को आघात पहुंचता है, जब खुद को चोट लगती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे। तंत्र हम बात कर रहे हैं एनसीपी में जारी द्वंद्व की। चाचा और भतीजे की लड़ाई लगातार जारी है, एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। सवाल ये कि असली एनसीपी किसके पास रह पाएगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं हरीश भारद्वाज साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि हम चर्चा ये कर रहे हैं कि चाचा और भतीजे की फाइट है, कौन राइट है, ये तो बात की बात है, लेकिन संख्या बल के लिहाज से क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार अजित पवार गुट की तरफ से दावा यही है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और हम अध्ययन करने के बाद, पूरी तैयारी के बाद हमने कदम उठाया। देखिए अक्षय जी, राजनीति बड़ी क्रूर है और इस क्रूर राजनीति में राजनीति का जो फलसफा है वो सिर्फ इतना सा है कि सत्ता प्राप्त करने का एक साधन है। जहां शक्ति होगी वहां पर सत्ता का वो दोहन होगा, और शक्ति प्राप्त करने के लिए ही राजनीति में इंसान पैदा होता है और जन्म लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जब उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जो शक्ति है वो मिलने वाली नहीं है, उसके लिए लंबा सफर बनता चला जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के ही उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि अगर महाराष्ट्र के अंदर ऐसा प्रतीत हुआ, वहां पर बैठे हुए जितने भी नेता थे, जो ये एनसीपी के लोग हैं, कि सत्ता को प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है और साथ ही साथ हमारे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के शॉर्टकट इंसान अपनाता है। और ऐसा यही इंसान नहीं, सभी, जिस वक्त उनको ऐसा महसूस होता कि अगले महाराष्ट्र के चुनाव में शायद हमारी सत्ता आ जाएगी, तो शायद ऐसा निर्णय वो न लेते, और लेते भी तो 10 बार सोचते। जहां तक शरद चंद्र पवार की बात है, शरद चंद्र पवार बड़े एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी नरेंद्र मोदी से पिछले काफी लंबे समय से बहुत नजदीकियां रही हैं। जब वो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी उनकी दोस्ती जग जाहिर थी। वो दूसरी बात है कि ऑन एयर और कैमरे पर कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या राजनीतिक गणित है, किस प्रकार की तोड़फोड़ है, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया गया है, क्या उसके पीछे मंशा है, ये तो समय की गति आगे बताएगी कि किस प्रकार से इस सारे समीकरण को बैठ करके क्या हुआ है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तो साफ कह दिया कि मुझे तो शक है कि सारे खेल के पीछे पवार साहब ही हैं, शरद पवार। आप देखिए कि सुबह सुबह प्रातः बेला में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेना, फिर उसके पश्चात वापस आ जाना, और उसके बाद फिर उस सरकार में भी उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लेना। उसके बाद फिर जो लोग बहुत नजदीक थे शरद चंद्र पवार के, जो कि बहुत ही नजदीक कहे जाते हैं, जिसमें प्रफुल्ल पटेल हैं, छगन भुजबल जैसे लोग, वे लोग भी सत्ता की प्राप्ति के लिए बिना सहमति के अगर वो चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक गणित बन रहा होगा, कोई समीकरण गणित बनाने की कोशिश की जा रही होगी। उसके पीछे क्या मंशा है, ये तो वक्त का तकाजा बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा राजनीतिक गणित क्या था और क्या उसकी मंशा थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार का एक बहुत बड़ा कद है महाराष्ट्र के अंदर। शायद अजीत पवार जी अभी उसको छूने में बहुत वक्त लगेगा। शरद पवार के जो राजनीतिक कद का, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा है, उसका कितना प्रभाव सुप्रिया सूले जनमानस पर डाल पाती हैं, उसके आधार पर ही यह तय होगा कि कौन आदमी किसके साथ जाता है। तो इधर एक तरफ इमोशन है, एक तरफ संख्या बल, ये आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो अभी जो दिखाई दे रहा है वह तो अजीत पवार के साथ संख्या बल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, जो जनमानस की बात करें, या जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं, जिला की कार्यकारिणी है, जो और कार्यकारिणियां हैं, उसमें तय होना बाकी है कि कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो प्रभाव दिखाई देता है वो ये तय है कि शरद पवार के साथ शायद ऐसा लगता है जिला कमेटियां और राष्ट्रीय कमेटियां ज्यादा हों, लेकिन जो विधायकों की संख्या है वो शायद अजीत पवार के साथ ज्यादा हो सकती है। ठीक है महेश वर्मा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात भी पूरी कीजिए। और साथ ही मेरा एक सवाल यह भी है कि शिवसेना के साथ जो कुछ भी हुआ था, क्या दूसरे दल के नेताओं को भी अब यह हौसला मिल गया
कि भाई इस तरह से अगर सीधे सीधे रास्ता नहीं मिलता है, मंजिल नहीं मिल पाती है, तो एक बगावत के रास्ते भी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम 5 साल पहले आप जाएंगे तो शिवसेना और भाजपा की जो है महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया तो सत्ता में यह सरकार बनाने का जनादेश जो है शिवसेना और भाजपा गठबंधन को मिला था। और उसपे डेंट या उसपे दरार डालने वाला कोई जो व्यक्ति थे तो वो थे शरद पवार। उन्होंने वही चीज दोहराया जो अक्सर उन्होंने चार बार, याद करिए वसुंधरा पार्टी की बुक, शरद पवार ने मेरे पीठ में खंजर भोग, और खंजर उन्होंने एक आदमी के पीठ में नहीं भोग, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जब निर्माण किया तो ये कहते हुए कहा कि भाई एक मूल की महिला के नेतृत्व में हम काम नहीं करेंगे और उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनकी रीति उनकी नियत हमेशा बदलती रही। सर, ये तो राजनीति का रिवाज है ना कि जहां पर फायदा वहीं पर राजनीतिक दल अपना रास्ता तय कर लेते हैं। मैं पटेल साहब आ रहा हूँ। उसको मैं मानता हूँ कि प्राचीन राजनीति जो है, भारतीय राजनीति का मतलब ये नहीं। लेकिन क्या ये चलन ठीक है वर्मा साहब? मैं चाहता हूं कि आप दिल पर हाथ रखकर बताएं, ये जो चलन की शुरुआत हुई है, ये चलन सही है? स्वाभाविक है, जिसको अगर कहीं जगह नहीं मिलेगी वो अपनी, आज मुझे बता दी कि भारतीय जनता, मैं चुनौती देता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि कौन से ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में हमने किसी का समर्थन किया और कौन से कानून और संविधान का हमने पालन नहीं किया। और मुझे ये बताइए कि कल अनिल देशमुख जैसे व्यक्ति जो 14 महीने जेल में रहे, निर्दोष होने का क्लीन चिट शरद पवार जी ने दिया था, वो उनके साथ खड़े। तेजस्वी यादव को आरोप पत्र लाया गया, देश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, 1100 करोड़ रुपए का अवैध संपत्ति जिसके घर से निकला, 11 करोड़ का कैश निकला, डीके शिव कुमार, वो देश के उप मुख्यमंत्री हैं। आप मुझे बताइए। ठीक है, डॉक्टर टीना करवीर आप पर कुछ सवाल करना चाहिए। डॉक्टर टीना, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को पिछले 6 महीने से जमानत नहीं दे रही है, हाईकोर्ट तक जमानत। आप मुझे चलिए, ये तो आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के जितने आरोपी हैं वो इकट्ठा होना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर टीना जी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी के बीच में भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि आगे क्या होगा। जो बैठक बेंगलुरु में होने वाली थी, महाजुटान होने वाला था, वो भी, यानी कि विपक्षी एकता को भी एक बड़ा झटका आपको लग रहा है कि लगा है? देखिए, मैं आपको एक चीज तो स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, विपक्षी एकता को कोई झटका नहीं लगा है। सब अब तो और ज्यादा सतर्कता से काम करेंगे। ये नहीं जाएगा जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे वो दुनिया का संभालेंगे। नहीं, देखिए, जनता हमारे साथ है, हमारे लिए ये सबसे बड़ी, आज के समय में जनता विपक्ष बन रही है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जनता देख रही है कि किस तरीके से ये लोग ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। मेरा सवाल जो है ये है कि शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले में आज तक जेल में क्यों नहीं है? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आपके जितने भी, चाहे हेमंत विश्व शर्मा की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री बना दिया, कुलदीप बिश्नोई जो है हरियाणा की बात कर लीजिए, वो उनके बेटे को आपने एमएलए बनाया, आज वो मंत्री बनाने की फिराक में है। तो आपके जितने नेता रहे हैं सबको आपने सेव कर लिया, जो आपकी पार्टी में चला जाता है। तो इसीलिए आपको क्यों कह रहे हैं? 15-18 महीने तो कमलनाथ जी की भी सरकार रही, इस मामले में उन्होंने कोई एक्शन लिया? जी क्या कहा? क्या मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी की भी सरकार रही है तकरीबन 15 से 18 महीने। देखिए, ये जिस तरीके से कर्नाटक में 40% सरकार, जिस तरीके से 18 महीने का समय कम होता है। नहीं, देखिए, अब सबके सामने है ना, अब हमने इनको फिर भी एक तरीके से राजनीति में इनको माफ कर दिया कि ठीक है इनके नेता थे, वरना हम भी इनकी तरह राजनीति करते, इस तरीके की राजनीति करते। आप कह रहे हैं कि माफ कर दिया, यानी कि भ्रष्टाचार पर आप लोग सहमति बना लेते हैं? नहीं, सहमति नहीं है, लेकिन हमने जिस तरीके से ये लोग ईडी सीबीआई भेज देते हैं वो ठीक नहीं। भ्रष्टाचार के मामले पर किसी भी राजनीतिक दल को मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति के इस भ्रष्टाचार के दलदल में सभी दल हमाम में नंगे हैं। ये सब बेतुकी बातें हैं, ये दल मिलकर दलदल हो जाता है, ये दलदल हो जाता है। ये सब बेतुकी बातें हैं, जनता को बरगलाने की बातें हैं कि हम जो वो भ्रष्ट ज्यादा, ये भ्रष्ट कम, हम भ्रष्ट वो नहीं थे, हम वो भ्रष्ट नहीं थे। हजारों उदाहरण भाजपा के मिल जाएंगे, हजारों उदाहरण बसपा के मिल जाएंगे, हजारों उदाहरण अनेक बार कांग्रेस के मिल जाएंगे।
देखिए, आपका उदाहरण तो सबसे बड़ा यही है कि बंगारू लक्ष्मण जैसा आदमी आपके राष्ट्रीय कैमरे पर पकड़ा गया था। आप मत बोलिए, सभी लोग भ्रष्टाचार में नंगे। मैं कांग्रेस के भी कह रहा हूं, कांग्रेस के भी लोग हैं। हर व्यक्ति बंगारू लक्ष्मण के पकड़े जाने से पूरी पार्टी को आप अरे आप रेड्डी ब्रदर्स का ले लीजिए, आपके घर में आपके आप येदुरप्पा साहब को भी, येदुरप्पा साहब, देखिए वो बात दूसरी है, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात ठीक है कि भाजपा में आने के बाद वो साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को, मुझे नहीं लगता वर्तमान राजनीतिक दल में किसी में भी ये हो कि भ्रष्टाचार के नाम पर कोई ये कह सकता है कि हम धुले हुए हैं। टीवी की मजबूरी है। एक ब्रेक के लिए अभी, और साथ ही शरद पवार साहब की तरफ से ये जो डर भी बयां किया गया कि बातचीत के माध्यम से भी रास्ता निकाला जा सकता था, इसको क्या सरेंडर माने? क्या उन्होंने नैतिक तौर पर अपनी हार स्वीकार कर ली? बिल्कुल नहीं, ये सरेंडर नहीं है, नैतिक तौर पे हार नहीं है। ये अंदरूनी मामला था और अभी ये दायरे से बाहर हो गया है। मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता से इतना ही एक पूछना चाहता हूँ, आखिर इनको क्या चाहिए? ये भारत में लोकतंत्र है, ये तो उनको स्वीकार है कि नहीं, ये मुझे अभी ये लग रहा है। हर स्टेट में, हर राज्य में उन्होंने इतना कीचड़ किया हुआ है लोकतंत्र का, और ये बोल रहे हैं कि परिवारवाद, आखिर इनको क्या चाहिए? क्या चाहिए इनको? ठीक है, चलिए आपके सवाल पर जवाब भी ले लेते हैं। महेश वर्मा जी, जवाब दीजिए। नहीं, मुझे पूरा तो करने दीजिए सर। एक एक सवाल का जवाब लीजिए ना। उनको मौका। गणेश जी, ठीक है गणेश जी, मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। सुनिए, इस देश में प्रजातंत्र और लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि जब जनता आपको चुन दे तो आप भ्रष्टाचार के जरिए दोनों हाथों से खजाना लूटने का काम करें। देखिए, हमारे मित्र ने कहा कि बीजेपी के ऐसे कितने गिने चुने भ्रष्टाचार के मामले निकलेंगे। अभी मैं तो महाराष्ट्र में पाटिल साहब एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा ना। आप सुन लीजिए, फिर आप पलटवार कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। बाद में देवेंद्र फडणवीस की आंटी का भी है, उनकी चाची का भी है। आप देखो जरा, देवेंद्र फडणवीस के घर में भी भ्रष्टाचार का मामला है। जब यूपी का शासन था तभी उनकी चाची पाटिल साहब, आपने जो सवाल किया उस पर जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपका दूसरा सवाल भी ले लूंगा। लेकिन उनका जवाब सही नहीं है, उनका जवाब सही नहीं है। मैं उनसे क्या पूछा कि तो सर आप चाहेंगे कि जवाब भी आपके हिसाब से मिले? सर, आपने सवाल किया, उस पर जवाब सुन लीजिए, आप पलटवार कर दीजिएगा या आप लिख कर दे दीजिए क्या बोल रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं ना, 10 मिनट उसमें ही गए, उसके परिवारवाद, भ्रष्टाचार। अरे मैं पूछ क्या रहा हूं, उनको लोकतंत्र चाहिए या हुकुमशाही चाहिए? ये तो जवाब दो। नहीं, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। अच्छा पाटिल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने स्वीकार किया कि अजीत पवार साहब गद्दार हैं? है गद्दार, भ्रष्टाचारी हैं? वो चाहता कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा। सर, खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी आप 70,000 करोड़ की बात कर रहे थे। एनसीपी भ्रष्टाचारी पार्टी है पाटिल साहब। अरे पाटिल साहब, सुनिए आज के तौर पे सर, मुझे बताइए, एनसीपी भ्रष्टाचारी पार्टी है? क्योंकि जिस बयान का प्रधानमंत्री के आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको आधार बना रहे हैं, तो कौन है भ्रष्टाचारी एनसीपी में? क्यों नहीं? अजीत पवार पार्टी के अभी भी नेता है, विधायक हैं। अगर कौन विधायक है? अजीत पवार आज भी, जिसको आप भ्रष्टाचारी कह ठीक रहे है, हो। मैं शर्मा साहब आऊंगा मैं आपके पास। नहीं पाटिल साहब, मुझे बताइए ना। भ्रष्टाचार मुक्त किया। नहीं पाटिल साहब, मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एनसीपी पर आरोप लगे, जैसा कि दूसरे दलों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी तक तो प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे थे, अब उसी दल के नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं, तो आप मान रहे हैं कि अजीत पवार साहब करप्ट हैं? ये सवाल मेरा नहीं है, उनको पूछो। सर, अब तक आपकी पार्टी के नेता रहे भाई, कैसी बात कर रहे हैं कि उनसे पूछो? आपकी पार्टी के नेता अब तक तो रहे हैं ना, अब तो वो पार्टी पर दावा कर रहे हैं। बनाते उसको उप मुख्यमंत्री। महाअघाड़ी जब बना तो क्यों बनाया उप मुख्यमंत्री अगर वो भ्रष्टाचारी थे? तो किसने कहा वो भ्रष्टाचारी थे? आपने कहा, इसलिए हम लोग मान लेंगे कि वो भ्रष्टाचारी थे। अरे भाई, अभी आप ही ने बोला ना कि वो गद्दार। ये जो आरोप, विजय कृष्ण जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। देखिए, बचाव करना मुश्किल हो जाता है जब आरोप लगाते हैं कि भैया ऐसी कौन सी लॉन्ड्री है बीजेपी के पास कि कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगा नेता अगर पहुंच जाता है तो पाक साफ हो जाता है। लेकिन ये कहना क्यों भूल जाते हैं
कि उससे पहले आपकी पार्टी में वो नेता रहता है, मैं उस वक्त वो आपको पाक साफ नजर आता है। विजय कृष्ण साहब, मैं हसन मुशर्रफ के विजय बारे में कृष्ण पूछना चाहता साहब, हूं, जिन नेताओं को लेकर आपकी पार्टी भी आरोप लगाती रही, शिंदे गुट के तमाम नेता कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये इस प्रकृति के हैं, आरोप लगाते रहे, ये ज्ञान तब नहीं आता आप लोगों को जिस वक्त आपकी पार्टी में होते हैं। मैं महेश जी से हसन मुशर्रफ के बारे में पूछना चाहूंगा। मैं आऊंगा, एक सेकंड। विजय कृष्ण जी, देखिए, चुनाव के प्रचार के दौरान 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ साफ बताया कि अजीत पवार जी पर कार्रवाई होगी, और बहुत चतुर से, बहुत कवितात्मक से भी कहा कि वो जेल में जाके चक्की पीसिंग करेगा। क्या ये सच है, या जो कई इंटरव्यू में कहा है कभी भी एनसीपी से गठबंधन तो शिवसेना, उद्धव गुट ये मानता है, शिवसेना ये मानती है कि अजित पवार भ्रष्टाचारी हैं। सर मुझे मौका दीजिए। अब अजित पवार जी किसके पास है? उनके पास। सर सवाल पर जवाब दीजिएगा या आपको लगा कि जनसभा में बोलने आए? हमारे पास अजित पवार जी पर कई आरोप है, वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? वॉशिंग मशीन है। आरोप तो आपकी पार्टी के कई नेताओं पर भी हैं। आरोप है, प्रफुल्ल पटेल जी पर आरोप है, लेकिन भ्रष्टाचार पर युद्ध करने का ऐलान किया। धमरुक हर देश में जब जाते हैं पंतप्रधान जी, ड्रम बजाते हैं ना, डमरुक बजाते हैं, यहाँ बजाते हैं। क्या हो गया? आज आके ये अनंतपुर से जन्म लिया प्रधानी जी, मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार लोगों को आप लाते हैं और फिर कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, और आप आके मल्टी पार्टी सिस्टम को। ठीक है, अब मैं सवाल कर लूँ एक आपसे। इसलिए हम कह रहे हैं 6 महीने में इलेक्शन का ऐलान कीजिए। विजय कृष्ण जी, मैं एक सवाल आपसे कर लूं, अभी आपने कहा कि शिवसेना तोड़ी गई, जो भ्रष्टाचारी नेता थे वो चले गए बीजेपी के पाले में। आपकी तरफ से कहा गया ना, आपकी पार्टी की तरफ से गद्दार भी कहा गया, और ये भी कहा गया कि भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों को बीजेपी ले लेती है, वो पाक साफ हो जाते हैं। सर, आपकी पार्टी ने दावा किया शिंदे गुट के कई विधायक हमारे पास संपर्क में हैं, वो मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई, पार्टी छोड़कर, पार्टी नहीं तोड़नी चाहिए थी, वापस आना चाहते हैं। यानी उन भ्रष्टाचारियों को जिनको आप स्वीकार कर रहे थे, आप वापस गोद में बैठाने को तैयार हैं। विजय कृष्ण, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जो पैसे मामले में भ्रष्टाचार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, नैतिक जो ये विषय हो रहा है, ईडी के भय से जो लोग बाहर जा रहे हैं। सर, पकड़ गए तो चोर, नहीं पकड़े गए तो साहूकार। ये हाल सभी राजनीतिक दलों के है, लेकिन जो स्थिति बनती दिख रही है हरीश भारद्वाज साहब, क्या आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले पर इतनी नैतिकता की बातें करने का अधिकार है राजनीतिक दलों को? नहीं, बिल्कुल भी ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, सब राजनीतिक दलों के पास एक जो है नैतिकता की वॉशिंग मशीन है, वो हर राजनीतिक दल अपने पास रखता है। जब अजीत पवार जी शरद पवार के साथ हैं तो वो बड़े नैतिक हैं, जब शिवसेना के लिए उस दूसरे दलों के, भाजपा के लिए वो अनैतिक हो जाते हैं, जब ये अजीत पवार जी जब भाजपा के पक्ष में चले जाते हैं तो उनके लिए अनैतिक हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हर एक राजनीतिक दल के पास नैतिक वॉशिंग मशीन है। अगर उसके साथ आ जाता है तो वो पाक साफ है, दूर चला जाता है तो वो भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन राजनीति का ये बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी नैतिकता जैसी परिभाषाओं को बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, लेकिन आज से आज तक चाचा बाजी मारेंगे या भतीजा? देखिए, एक मिनट पहले मैं ये जवाब दे देती हूँ। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हुआ होगा इतिहास में कि देश के प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर खुलकर बोल रहे हैं, नाम ले रहे हैं अजीत पवार का, वहीं पे वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ देश के प्रधानमंत्री पर है, वो झूठ बोल रहे हैं या इनके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा, चाचा और चाचा भारी पड़ेंगे या भतीजा? देखिए, चाचा नहीं, चाचा या भतीजा भारी नहीं पड़ेंगे। इस पे इनको जनता सबक सिखाएगी। जो ये इन्होंने राजनीतिक पार्टियों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ये जो इनके सहयोगी दल मिलकर जो ये कर रहे हैं, ऐसा रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, वो जनता देख रही है। जनता इनको पाटिल साहब आपसे ही लेना चाह रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि जो एनसीपी में जो युद्ध की शुरुआत हुई है, ये विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा झटका है? जहां पर महागठबंधन बनाने की बात हो रही थी, वहां पर अब घर संभालने की प्रयास हो रहे हैं। देखिए, जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है, ऐसी कहावत है। हम अब सतर्क से काम करेंगे और विपक्ष की एकता आपको दिखाएंगे, और आने वाले
आपको पक्ष की एकता जरूर दिखाई देगी। चलिए, बिल्कुल अब समय का अभाव है, लेकिन वो विपक्षी एकता किस तरीके से दिखाई जाएगी उसका कोई आधार, कोई ढांचा तो दिखाई देना चाहिए, जो फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार एक बैठक, शिमला की बैठक टल जाती है, बेंगलुरु की बैठक की बात होती है, वो भी टालनी पड़ जाती है इस रार की वजह से, जिसमें भले ही तकरार है, चाचा भले ही अपना दावा ठोक रहे हैं, तो उधर भतीजे की तरफ से भी ये दावा कर दिया गया कि भाई पार्टी पर अधिकार तो हमारा ही है, बहुत वक्त हो चुका, अब बारी हमारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।